नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लर्न विद इंजीनियर अथर जमाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत अहम भी है, इम्पोर्टेंट भी है और करंट सिनेरियो में वो हमारे न्यूज़ में भी है। तो चलिए हम रिवील करते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्म एक्ट 2020। फार्म एक्ट 2020 के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले मिथ्स, फैक्ट्स एंड द व्यूज अबाउट द फार्म एक्ट 2020। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस बिल को क्या दिया है, एक्शन दे दिया है, मतलब इस बिल के ऊपर सिग्नेचर कर दी है। इस बिल के ऊपर सिग्नेचर करने की वजह से ये जो बिल है ये एक्ट में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे हम बोलेंगे फार्म एक्ट 2020। और यहाँ पर 3 बिल को एक्सटेंड दिया, मतलब 3 एक्ट क्या हुए हैं, बनाए गए हैं। तो ये तीनों एक्ट कौन कौन से, तो हम देख लेते हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट 2020। दूसरा जो एक्ट है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और जो तीसरा जो एक्ट है वो द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट, ये एक अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये तीनों एक्ट को लेके काफी प्रोटेस्ट हो रहा है पैन इंडिया। दिल्ली में सारे फार्मर्स एक मतलब गैदर हो गए और वहां पर ब्लॉकेट कर दिया है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप ग्लोबल न्यूज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फार्मर यूनियन कॉल फॉर द नेशन वाइड शटडाउन इन इंडिया ओवर द एग्रीकल्चर लॉ जो 8 दिसंबर को और ये 7 दिसंबर को ये न्यूज पब्लिश की गई थी उनकी वेबसाइट पे 5:47 पीएम को कि 8 दिसंबर को ऑल ओवर इंडिया शटडाउन होने वाला है। तो इस लॉ को लेके प्रोटेस्ट चालू है। तो इस लॉ के रिलेटेड क्या फैक्ट्स है, क्या मिस है लोगों के और एक्सपर्ट्स के क्या व्यू है, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1, द फर्स्ट एक्ट जो है हमारा वो कौन सा है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड द फेलिसिटेशन एक्ट 2020। अब इस एक्ट के जो मेन प्रोविजन है, सारे प्रोविजन ने जो मेन प्रोविजंस है उन सारे प्रोविजंस को हम डिस्कस करते हैं। तो दिस एक्ट अलाउज द फार्मर टू इंगेज in trade of their agriculture produce outside, याद रखने लायक वर्ड है, आउटसाइड द फिजिकल मार्केट नोटिफाइड अंडर द एपीएमसी लॉ और एपीएमसी एक्ट। तो दोस्तों एपीएमसी एक्ट क्या हुआ, दोस्तों एपीएमसी एक्ट के अंडर हर स्टेट में क्या होती थी, एपीएमसी मंडीज होती थी, जिससे क्या कहा जाता था, उत्तर भारत में इसे या नॉर्थ इंडिया में इसे क्या कहते थे, कृषि मंडी कहते हैं, या महाराष्ट्र में इसे कृषि उत्पन्न बाजार समिति कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, जो फार्मर होता था, जो किसान होता था, वो क्या करता था, उसका जो फार्म होता था वहां फार्म में जो भी प्रोड्यूस करता था, वो प्रोड्यूस करने के बाद वो उसे क्या करता था, एपीएमसी में लाके बेचता था। ये एपीएमसी में ये फ्री था, वो किसी बाहर भी किसी भी पर्सन को, किसी भी रिटेलर को वो क्या कर सकता था, बेच सकता था, या एपीएमसी में लाके बेच सकता था। अब इस एक्ट के थ्रू वो क्या कर सकता है, वो बाइंडिंग नहीं है कि एपीएमसी में बेचे, वो कहीं भी बाहर भी बेच सकता था। तो फार्मर पहले भी बाहर बेचता था और अब भी बाहर बेच सकता है, तो इसको लेके कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। देन सेकंड, प्रमोट द बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट फार्मर ट्रेड का जो बैरियर है वो निकाल दिया गया। अब बैरियर निकाल दिया गया मतलब इसका क्या हो, जैसे देखो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में समझो एक फार्मर है, वो अपना जो भी प्रोड्यूस है, समझो वो एक ऐसे एरिया में रहता है जिसमें एपीएमसी कल्याण है, ओके। और अगर उसको कल्याण एपीएमसी में अपना प्रोड्यूस नहीं बेचना है तो वो एपीएमसी वाशी में भी जाके बेच सकता है। तो ये क्या होता है, इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर भी उसको बाइंडिंग नहीं है कि उसको इसी एपीएमसी में क्या करना है, बेचना है, ओके। तो ये हो गया इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब क्या, जैसे देखो महाराष्ट्र का एक फार्मर है, वो क्या कर सकता है, अपने प्रोड्यूस को एमपी के एपीएमसीज में जाके क्या कर सकता है, बेच सकता है, या एमपी में जाके क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो बैरियर था वो भी क्या कर दिया है, हटा दिया है। Then proposes an electronic trading platform for the direct and online trading of the produce entities that can establish such platform including कंपनीज के थ्रू या पार्टनरशिप फर्म के थ्रू और सोसाइटीज के थ्रू क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या कर सकते हैं, डेवलप करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये भी था। यहाँ पर भी क्या होता था, ऑनलाइन हम क्या करते थे, अपने प्रोड्यूस सेल करते थे, या फार्मर्स अपने प्रोड्यूस क्या करते थे, ऑनलाइन सेल करते थे।
तो इसमें कोई नई बात नहीं है। Then next allows the farmer to freedom to trade anywhere outside the state notified APMCs. Markets includes allowing trade at the farm gate, warehouses, storage, cold storage and so on. तो जो किसान है अब वो APMC में बेचने के लिए बाइंडिंग नहीं, वो कहीं पर भी बेच सकता है, फार्म गेट पे, वेयर हाउसेस वालों को बेच सकता है, कोल्ड स्टोरेज वालों को और सो ऑन किसी को भी बेच सकता है। तो इस मुद्दे को लेके कोई इशू था ही नहीं। ओके, उल्टा एक अच्छी बात थी। Then prohibit the state government or the APMCs from levying fees, cess or any other charges from the farmer produce. अगर समझो क्या होता है, एक किसान है या एक फार्मर है, वो एक स्टेट में या एक APMC में है और दूसरी APMC में जाके क्या कर रहा है, अपना सामान बेच रहा है। तो वहां पर जाने के बाद उससे जो APMC जो फीस है, सेस है, वो ऐसा कुछ अदर चार्जेस है वो नहीं लगेंगे। तो ये सारी बातें तो अच्छी है। ओके, तो इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो गया, देखिए ये सारी बातें पेपर पे अच्छी लगती हैं। अगर एक फार्मर है, एक किसान है, वो एक एरिया में रहता है, समझो महाराष्ट्र में, अगर उसे अपना प्रोडक्ट MP के APMC में बेचना है तो उसे क्या करना है, पहले तो अपनी जो रीजन है, जो टाउन है, जो लोकेलिटी है, वहां से क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ हायर करना पड़ेगा और वो ट्रांसपोर्टेशन जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है महाराष्ट्र से लेके MP तक वो उसको पे करने पड़ेंगे। फिर MP की APMC में जाके या वहां पर जो रिटेलर से उसने कांटेक्ट किया उस रिटेलर के पास जाके उसे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। वहां पर भी हो सकता है कुछ टैक्सेस या चार्जेस लग जाए उसके ऊपर, या नहीं भी लगते हैं चार्जेस तो भी अगर क्या हो गया, एक कंडीशन ये हो सकती है कि जिस तरह से उनकी एग्रीमेंट हुई थी, अगर उस तरह से क्या हुआ, क्वालिटी ना निकले तो उससे वो लेने से मना कर दे, तो उसे लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह की जो अनसर्टेनिटीज है वो क्या होती है, एक प्रॉब्लम दे सकती है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम दे हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो पेपर पे अच्छी लग रही है, पर क्या होता है कि जब प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट की जाती है तो ये क्या हो जाती है, बहुत नुकसान की हो जाती है या ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन वही जान सकते हैं जो एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन एक्ट 2। तो एक्ट 2 क्या है, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइसेस एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। अब इस एक्ट को समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या बात हो रही है। द एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड द फार्मर अ फ्रेमवर्क टू एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये पॉइंट हमें समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्चुअली होता क्या है। वेयर द फार्मर कैन एंटर इनटू द डायरेक्ट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर फार्मर डायरेक्ट एग्रीमेंट विद द बायर, ओके, टू सेल द प्रोड्यूस टू देम अ प्री डिटरमाइंड प्राइसेस। अब यहां पर क्या होता है, समझो एक MNC कंपनी है जो फूड इंडस्ट्री में काम करती है। फूड इंडस्ट्री में समझो वो कुछ भी बनाती है फूड स्टफ से रिलेटेड, और वो बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए फार्मर से। तो वो क्या करती है, APMC में नहीं जाती, ओके, APMC में मार्केट में जाके या APMC मार्केट में अपना एजेंट भेज के फार्मर से परचेस नहीं करती। वो क्या करती है, इस एजेंट, ओके, एजेंट जो कि मिडल मैन है उसको क्या करना चाहता है, एलिमिनेट करना चाहता है। तो वो क्या कर सकता है, किसान से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब किसान से वो क्या करेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा। जो फार्मर है उससे डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा और उसके साथ एक एग्रीमेंट करेगा कि आप इतने लैंड पे, ये इतना हेक्टर लैंड है, जो भी इस लैंड पे मेरे लिए क्या कीजिए, खेती कीजिए, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी चीजें मैं दूंगा और आपसे क्या होगा, इतने रुपए पे मैं खरीदूंगा। तो किसान अगर मान जाता है, दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाती कंसेंट से, तो ये दोनों का एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो समझ लो एग्रीमेंट ₹50 पे साइन हो गया कि ₹50 पर क्विंटल मैं जो भी प्रोडक्ट है वो लूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होगा, जो फार्मर है उसकी प्रोड्यूस ली जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है ना, फार्मर को उसका पैसा मिल रहा है, वो जो भी पैदा कर रहा है दोनों की मर्जी से हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक्चुअल बात आती कहां पर है, समझो एक मार्केट है, मार्केट क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है। समझो कि ₹50 पे बात हुई, डील डन हो गई, और क्या हुआ, बम्पर प्रोडक्शन हुआ, बम्पर प्रोडक्शन हुआ और क्या हुआ, रेट डाउन हो गए, रेट डाउन हो गए, समझो यही 25 पे बिकने लगा मार्केट। पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो 50 का साइन हुआ है, मतलब फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो कितने, 50 में ही जाएगा। तो ऐसे केस में तो क्या है, फार्मर फायदे में। पर दूसरी साइड ये हो सकती है, समझो क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ
और जो इसके प्रोड्यूस की रेट है वो 75 रुपीज हो गई। पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपीज का मार्केट में 75 रुपीज में बिक रहा है और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट 50 का साइन हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे ये जो 75 में बिक रहा है पर उसको 50 में ही बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट साइन कर चुका है। पर एपीएमसी में ऐसा नहीं था। एपीएमसी में क्या था, एपीएमसी में गवर्नमेंट ने क्या किया था, एमएसपी डिसाइड कर रखा था कि ये एमएसपी है ₹50, आपको इस पे बेचना है। ये इससे ज्यादा पे बिक गया वो आपकी मर्जी, एजेंट ने आपसे ले लिया। ओके, ये एपी एमएसपी फिक्स है। अगर इस एमएसपी से ज्यादा बाहर कोई रिटेलर दे रहा है तो फार्मर बाइंडिंग नहीं था, वो बाहर जाकर रिटेलर को ₹75 में बेच सकता था। पर यहां पर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वो बाइंडिंग हो गया कि उसे 50 रुपीज में ही क्या करना है, बेचना है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। देन एग्रीमेंट्स मस्ट हैव मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 1 क्रॉपिंग ईयर। 1 क्रॉपिंग ईयर का ड्यूरेशन होता है, मतलब एक फसल का, जैसे रबी की फसल और खरीफ की फसल हम बोलते हैं, तो रबी का जो सीजन होता है 6 मंथ का, तो उस सीजन में क्या होता है कि उस सीजन तक आपका मिनिमम ड्यूरेशन होता है एग्रीमेंट का, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर का। और 5 ईयर के बियॉन्ड जाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, या आप फार्मर और स्पॉन्सर क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट के थ्रू इस ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो मेंशन ऑफ द एमएसपी। एमएसपी के बारे में कोई भी मेंशन नहीं की गई है। ओके, एमएसपी क्या होता है, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि एमएसपी एक्चुअली है क्या। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक वैल्यू डिसाइड कर देती है। जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ₹20 पर क्विंटल। ओके, इससे नीचे कोई भी प्रोड्यूस खरीदेगा नहीं। ओके, समझो एक कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, सपोज हम एग्जांपल ले लेते वीट। ओके, तो कोई भी वीट ₹20 पर क्विंटल से नीचे नहीं खरीदेगा। जो भी खरीदना है ₹20 पर क्विंटल या उससे ज्यादा खरीदो। तो ये हो गया एमएसपी। तो यहाँ पर क्या होता है, फार्मर एक एश्योर्ड रहता है कि कितना भी कम हो जाए इतने पे तो बिकेगा ही बिकेगा। पर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं भी एमएसपी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। इवन तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को इस तरह से कॉन्फिडेंस में ले रही है कि एमएसपी को एबॉलिश नहीं किया जाएगा, एमएसपी वैसे ही रहेगा जैसे जैसे है अभी। फिर भी क्या है, कहीं भी रिटर्न में मेंशन नहीं है, इसलिए लोग क्या है, कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे। तो एमएसपी अगर क्या होगा, जो फार्मर है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो एमएसपी के नीचे भी ले सकता है। तो ये कंडीशन भी अराइज हो सकती है, इसको लेके भी एक प्रॉब्लम हो रही है। देन प्रोवाइड्स 3 लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट। थ्री, अगर समझो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बायर और जो फार्मर है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसके सेटलमेंट के लिए क्या है, कंसिलिएशन बोर्ड है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट मिलकर कंसिलिएट करेंगे। और दूसरा क्या होता है, एसडीएम कोड, जिसको सब डिविजनल कोड बोला जाता है, लाइक तहसीलदार। देन अपीलेट अथॉरिटी भी आप अपील भी कर सकते हैं। तो देखो डिस्प्यूट कैसे अराइज हो सकती है, डिस्प्यूट इस तरह से अराइज हो सकती है जैसे एग्रीमेंट में बात हुई। समझो एक फार्मर है, उसने क्या किया कि एग्रीमेंट में बात कर ली कि मैं हाँ ये प्रोड्यूस आपको दूंगा। समझो उसने क्या किया, दिन भर पूरा मतलब जितना भी क्रॉप सीजन था वो पूरी मेहनत की और उसने फॉर्म प्रोड्यूस किया। और यहाँ पर जो एमएनसी कंपनी बैठी है, ओके, मल्टीनेशनल कंपनी बैठी है, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी बैठी है, सिंपली बात कर लीजिए कि कॉर्पोरेट कंपनी बैठी है और कॉर्पोरेट कंपनी ने कह दिया कि नहीं, हम जिस क्वालिटी की चाहते हैं वो क्वालिटी तो आपने प्रोड्यूस नहीं की। तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोड्यूस है उसका वो क्या करे। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज हो। तो ऐसे डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कंसिलिएशन बोर्ड बनाया गया है, एसडीएम कोर्ट और एपीलेट अथॉरिटी बनाई गई। देन हम एक्ट 3 की बात करते हैं। एक्ट 3 इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट है। तो एक्चुअली ये एक्ट कब का है, 1955 का। और 1955 में ये एक्ट क्यों बनाया गया था, जो होर्डिंग होर्डिंग जैसे हम समझते हैं, होर्डिंग मतलब इनलीगल स्टोरेज, ओके, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जमाखोरी। ओके, लोग क्या करते हैं, चीजों को होर्डिंग करने लगते हैं, ओके, होर्ड कर देते हैं, और क्या हो जाता है, मार्केट में डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है जिससे उसका रेट हाई हो जाता है। और जब रेट हाई हो जाता है तब वो लोग क्या करते हैं, चीजों को बाहर निकालते हैं बेचने के लिए, जिससे क्या होता है, प्राइस हाइस की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको ब्लैक मार्केटिंग भी हम कह सकते हैं।
तो इस सारी चीजों को रोकने के लिए 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया गया था। और उस टाइम पे क्या था कि सरकार बताएगी कि एसेंशियल कमोडिटीज क्या होती है, ऐसा कुछ बात बताई नहीं की थी कि ये कमोडिटीज एसेंशियल कमोडिटीज में, गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी चीज को क्या कर सकती थी, एसेंशियल कमोडिटीज में एंटर कर सकती थी। तो ये किस लिए होता था, टू सीक द रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्टेन की कमोडिटीज। पर अब क्या हो गया, इस एक्ट में क्या हो गया, इस एक्ट ने सेरेल्स जो कड़धान्य होते हैं, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल, ऑनियन एंड पोटैटोस, इन सबको एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट से निकाल दिया। अब बात आ क्या रही, एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट से निकाल दिया मतलब क्या कर सकते हैं, कोई भी फार्मर या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो क्या कर सकती है, इन चीजों को होल्ड कर सकती है। अगर इन चीजों को होल्डिंग स्टार्ट हो गई तो क्या हो जाएगा, मार्केट में इनके रेट्स बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, जिस चीज को लेके एक प्रोटेस्ट हो रहा है। Then government can impose stock holding limit and regulate the price for the above commodities under Essential Commodities Act 1905 only under the exceptional circumstances। तो और गवर्नमेंट ने बात की है गवर्नमेंट ने बात की है कि एसेंशियल सर्कमस्टांसेस में क्या कर सकते हैं, या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होल्डिंग का जो 1955 का जो प्रोविजन है उसको इंप्लीमेंट कर सकती थी, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। कौन कौन से कंडीशन में, वार, फेमिन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज और नेचुरल क्लेमिटी ऑफ ग्रेव नेचर। ऐसे टाइम पे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, स्टॉक की लिमिट को, मतलब आप होर्डिंग कर रहे हो पर आप कितना होल्ड कर सकते हो इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लिमिट लगा सकती है। देन स्टॉक लिमिट के बारे में जो बात की गई थी, वो प्राइस राइज की जो बात हमने की, तो प्राइस राइज कैसा, अगर 100% इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर, अगर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स की कीमत क्या होती है, 100% इंक्रीज होती है, ओके, मतलब दुगना हो जाता है। 100 रुपए का हॉर्टिकल्चर मतलब साग सब्जी फल वल ये सारी चीजें क्या हो सकती है, 100 रुपए की है तो 200 रुपए की हो जाती है, दुगनी प्राइस हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टॉक लिमिट लगाएगी, अदरवाइज नहीं, ओके। और इन केस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड, नॉन पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके अगर 50%, अगर 1.5 गुना हो गया, ओके, 1.5 गुना उनकी प्राइस हाइक हो रही है। और क्या हो रहा है, द इंक्रीज टू बी कैलकुलेटेड ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 months और द एवरेज रिटेल प्राइस ओवर द लास्ट 5 years विच एवर इज लोअर, ओके। तो पिछले पिछले 12 महीने या पिछले 5 साल की जो एवरेज प्राइस है उसमें से जो कम होगा उस प्राइस पे क्या करेगी, रखेगी। अगर दुगना प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी 1.5 गुना प्राइस बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये सारे थे एक्ट्स। अब एक्सपर्ट्स के क्या व्यू हैं, एक्सपर्ट्स के व्यू जो कहते हैं, जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट है, जो फर्स्ट एक्ट है, उसके ऊपर देखो एक्सपर्ट्स के व्यू है एपीएमसी से रिलेटेड। एपीएमसी से रिलेटेड क्या व्यूज हैं उनके, कि वो कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर एंटर कर दे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एपीएमसी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अगर एपीएमसी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो क्या होता है, जो लाइसेंस्ड मिडल मैन है ना, लाइसेंस्ड मिडल मैन जिसको हम क्या बोलते हैं, बिचौलिया या एजेंट सिंपली, ओके, तो इनका क्या हो जाएगा, इनकी तो रोजगार चली जाएगी। देन इसके बाद जो एपीएमसीज में, जो मंडीज में जो लोग काम कर रहे हैं मजदूर, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वहां पर जो अकाउंटेंट काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो गए। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एपीएमसी को अबॉलिश थोड़ी कर रही है, क्योंकि एपीएमसी भी चालू रहेगा और यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो भी चालू रहेंगी। गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एग्रीकल्चर में। पर क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे जैसे क्या होगा, धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब एपीएमसी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये कैसे होगी, कहा जा रहा है, एक एग्जांपल दिया जा रहा है बीएसएनएल का, कि जैसे बीएसएनएल था, तो बीएसएनएल पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का था, अच्छी खासी पकड़ थी उसकी, अच्छा चल रहा था। पर धीरे धीरे क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स आते गए, प्राइवेट प्लेयर्स ने जैसे जैसे एंट्री स्टार्ट की, बीएसएनएल क्या हुआ, धीरे धीरे कम होता गया। और अब क्या हो गया, बीएसएनएल एक पर्टिकुलर एरिया तक रह गया और उस पर्टिकुलर एरिया में ही बीएसएनएल चल रहा है, बाकी सारी जगह प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। अब ये प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट प्लेयर्स में से कुछ प्राइवेट प्लेयर क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए, और वही क्या कर रहे हैं, मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि जियो, जब 2016 में जियो आया तो उसने क्या किया, लोगों को फ्री इंटरनेट दिया। फ्री इंटरनेट इन द सेंस वो प्रैक्टिकली फ्री इंटरनेट था,
कोई ऐसा मतलब फ्री में सबको बांट नहीं दिया था। प्रैक्टिकली जस्ट एक नॉमिनल रेट पे क्या कर रहे हैं, सभी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली फ्री इंटरनेट। पर क्या किया, 2018-19 के आसपास उन्होंने चार्जेस बढ़ाना स्टार्ट किया और लोगों को 1.5 जीबी या 1 जीबी देना स्टार्ट किया। कल को वो क्या करते हैं, नहीं आपको 5 MB ही मिलेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं। तो अब उस टाइम पे हम कुछ नहीं करें। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि एपीएमसी का भी क्या हो जाएगा हाल, एक दिन कुछ दिनों में इसी तरह से हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइसेस एश्योरेंस और फार्म सर्विसेज। इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके एक्सपर्ट्स का व्यू है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हो जाएगा, एक बार प्राइवेट प्लेयर्स की मोनोपोलीज आ जाएंगी और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एपीएमसी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी एक्ट 1 की वजह से। और उसी के कारण क्या हो जाएगा, जिस दाम पे प्राइवेट प्लेयर्स बोलेंगे उस दाम पे किसानों को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि एपीएमसी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी रहेगी। देन इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेके यही बात हो रही कि होर्डिंग की बात हो रही है कि होर्डिंग हो जाएगी और होर्डिंग से क्या होगा, प्राइस राइज। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने 100% और 50% वाला मैकेनिज्म तो रखा है, पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इसमें एक्चुअली मतलब फार्मर को भी कोई फायदा नहीं होने वाला है इस अमेंडमेंट से, और ना जो कि जो पब्लिक है उनको भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा जो होने वाला है उस पर्सन को होने वाला है जो होर्डिंग करेगा। अब होर्डिंग तो दोनों कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर भी कर सकता है या फार्मर भी कर सकता है। पर अगर इंडिया में देखा जाए तो 85% फार्मर क्या है, स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर्स है। वो उनके पास 2 हेक्टर से कम लैंड है। तो उनके पास 2 हेक्टर से कम लैंड है, वो स्टोरेज फैसिलिटीज कैसे बनाएंगे, इसलिए वो क्या करेंगे, कम कीमत पे बेच ही देंगे। और इससे फायदा क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को जिनकी होर्डिंग कैपेसिटी है, ये जो बड़े फार्मर्स है उन्हीं को फायदा होगा, बाकी किसी को फायदा नहीं होगा। और दूसरा कहा है कि आपने जो ये 10% और 100% की मैकेनिज्म है वो अनरियलिस्टिक सी है, वो इम्प्लीमेंट होने जैसी नहीं दिखाई दे रही, ये एक्सपर्ट्स के व्यू है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर जो लॉज हैं या जो एक्ट पास किए गए अभी 3 एक्ट, उसके मिथ्स क्या थे, फैक्ट्स क्या थे और व्यूज क्या है एक्सपर्ट्स के। दैट्स ऑल अबाउट दिस। ओके, थैंक यू।